नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सेशन की शुरुआत करेंगे हम पिछले वीडियो के प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, ये था प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में वर्ष 2022 से 23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं। इस रिपोर्ट को लेकर हमने विस्तृत जानकारी आपको दिया था, आपको बतलाया था इस मामले में बिहार शीर्ष पर है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी दर क्या निर्धारित किया है। देखिए, इसका हम करेक्ट आंसर की बात करें तो उससे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर हम जो प्रश्न आपको दे रहे हैं या फिर जो प्रश्न आपको दिख रहा है, इसमें हम एक्चुअली चर्चा कर रहे हैं अनस्किल्ड वर्कर की, यानी कि अकुशल मजदूरों की। तो ऐसे में जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर डी, 245 रुपये निर्धारित किया गया है। अच्छा, इसी तरह की जानकारी हमने आपको पिछले साल भी दिया था, वो भी डेटा हम देखेंगे, क्योंकि पिछला वाला डेटा से तुलना करते हुए आपके एग्जाम में प्रश्न एराइज हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी जो नवीनतम जो संशोधन हुआ उसकी। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत मजदूरों की दैनिक मजदूरी दर को संशोधित किया है। ठीक है, अब नई संशोधन जो हुआ है, ये नई दर जो है एक प्रकार से देखें तो 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो गई पूरे भारत में। और अगर हम बात करें पूरे भारत में यानी कि राष्ट्रव्यापी औसत मनरेगा मजदूरी की, जो दैनिक मजदूरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2024-25 के लिए, अब ये औसतन है 289 रुपये प्रति मजदूर प्रतिदिन। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आगे हमने ये भी लिखा कि 2023 से 24 में जो औसतन दर था पूरे भारत का, वो था 261 रुपये, अर्थात इसमें 28 रुपये का इजाफा हुआ प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो ये चीजें कुछ आंकड़े जो संबंधित हैं यहाँ से ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अन्य राज्यों में जहां पर खास करके सबसे ज्यादा मजदूरी दर है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हरियाणा शीर्ष पर है, 374 रुपये प्रतिदिन यहाँ पर किसी भी मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी है। और दूसरे स्थान पर आता है, आप यहाँ पर इंडिकेट भी कर सकते हैं, दूसरे स्थान पर गोवा और यहाँ पर 356 रुपये प्रतिदिन प्रति मनरेगा मजदूर यहाँ पर दैनिक मजदूरी है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं अन्य राज्यों की जो संशोधन हुआ है। तो अन्य राज्यों में खास करके बिहार को भी हम लोग देखेंगे, वहां पर दैनिक मजदूरी दर क्या है। तो इस सूची को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो मजदूरी निर्धारित हुई है ये 266 रुपये प्रतिदिन। अच्छा, ये वाला बिहार और झारखंड के संदर्भ में है। तो बिहार और झारखंड झारखंड में दैनिक मजदूरी दर है 245 रुपये प्रतिदिन। अच्छा, क्रमशः अन्य राज्यों में आप ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो ये चीजें भी एग्जाम में प्रश्न के रूप में अराइज हो सकते हैं। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश आपको नीचे दिख रहा है, विशेष रूप से आपसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि दैनिक मजदूरी की बात करें तो किसी भी मनरेगा मजदूर की जो कह सकते हैं मजदूरी है, ये यहाँ पर सबसे कम है, महज 237 रुपये प्रतिदिन। तो ये सारे आंकड़े जो अभी हाल ही में कह सकते हैं सामने आए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर कुछ चीजें हम और भी देख लेते हैं। पिछले वर्ष दरअसल 2023-24 को लेकर जो बातें हमने बतलाया था वो चीजों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। आप यहाँ पर इस वाले स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमने बात किया है 2024-25 का। लेकिन पिछला जो रिपोर्ट था या फिर पिछला जो संशोधन हुआ था 2022-23 वाले में, तो 2023 से 24 का जब जारी हुआ था, ये बातें निकलकर जब सामने आई थी, तो वहां पर हमने बताया था कि बिहार और झारखंड में पिछले साल की तुलना में लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई है दैनिक मजदूरी में। मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 8% लगभग इसमें बढ़ोतरी हुई थी। और 210 रुपये से बढ़ाकर इसे किया गया था 228 रुपये। ये चीज ध्यान रखिए। और उस समय भी हरियाणा की जो मजदूरी थी वो सबसे अधिक थी, हालांकि उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो मजदूरी थी वो सबसे कम थी। लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो मजदूरी है इस समय आप यहाँ पर देख सकते हैं 243 रुपये प्रतिदिन है। इस वाले पॉइंट में आपको दिख रहा होगा। और नवीनतम जो जानकारी इसके आधार पर अरुणाचल प्रदेश की दैनिक मजदूरी सबसे कम है। तो ये चीजें पिछले वाले रिपोर्ट को भी रिलेट करके खास करके इतना जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि बिहार की जो कर सकते हैं दैनिक मजदूरी है उसमें किस प्रकार से इजाफा हुआ है।
अब यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं मनरेगा की, तो मनरेगा से जुड़े हुए तथ्यों को देखते हैं। खास करके यहाँ से पहले भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, विभिन्न एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बने हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए या फिर इसके उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, उस समय मनरेगा को कहा जाता था नरेगा। तो इसका शुभारंभ मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया गया था। अच्छा, एक चीज़ अगर आप लोगों को याद हो तो राहुल गांधी का एक मीम वायरल हुआ था, जो कि सदन में वो चर्चा कर रहे थे, मतलब अपनी बातों को रख रहे थे, तो मनरेगा के स्थान पर नरेगा बोलते थे। तो जो वायरल हुआ, बहुत लोग उसमें अभद्र कमेंट भी कर रहे थे, नेगेटिव बातें भी कर रहे थे। एक्चुअली देखा जाए तो एक थोड़ा-सा मिस्टेक ये हुआ कि मनरेगा को वो नरेगा बोले थे, लेकिन मनरेगा पहले नरेगा ही था इसका नाम, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। मनरेगा नाम कब हुआ? देखिए 2006 में इसका गठन हुआ था कांग्रेस सरकार में, मतलब कांग्रेस की सत्ता थी उसी समय मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये स्थापित हुआ था या फिर इनका शुभारंभ हुआ था। लेकिन जब इसे मनरेगा नाम दिया गया, ये तिथि ध्यान रखिए 2 अक्टूबर 2009 को ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा इसे नाम दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है 3 वर्षों पश्चात। अच्छा, अगर हम बात करें मनरेगा की, तो भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जो कि प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है या फिर इसका वादा करती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। मनरेगा से जुड़े हुए इसका शुभारंभ कब हुआ, इसका नाम कब परिवर्तित हुआ, ये चीजें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि नोएडा में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार के सहरसा जिले की किस जाबाज पहलवान या फिर महिला पहलवान ने 55 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है, अर्थात ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया? करेक्ट आंसर होगा प्रीति कुमारी, विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आइए आपको बता दूं कि महिला व पुरुष नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता यानी कि नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 28 से लेकर 30 मार्च 2024 तक नोएडा में आयोजित किया गया। अब यहाँ पर जो हम एक्चुअली प्रश्न आपको पूछे हैं, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इस प्रतियोगिता में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर सहरसा की जाबाज महिला पहलवान प्रीति कुमारी ने कांस्य पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। प्रीति कुमारी को आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, और मूल रूप से वे सहरसा जिले की रहने वाली है और यहीं पर उन्होंने प्रशिक्षण लिया था खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर सहरसा में। और अभी हाल ही में इस प्रतियोगिता में जो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं, तो इस प्रतियोगिता में 55 किलोग्राम भार वर्ग उन्होंने हरियाणा के सुरभि को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया, ये ध्यान रखिए। और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में बिहार को कुल 5 पदक प्राप्त हुआ। तो इतनी सारी बातें यहाँ से संबंधित है। अच्छा, आपको मालूम होगा कल वाले वीडियो में हमने उन सभी तथ्यों की चर्चा किया था जो कि बिहार के संदर्भ में हाल ही में एक प्रकार से प्रश्न के रूप में देखे जा सकते हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो चर्चा हमने किया था। आपको ये भी बतलाया था कि बिहार के नए खेल मंत्री बने हैं सुरेंद्र मेहता। वो तमाम बातें आपको याद रखना है। अभी आज हम इसको स्किप कर रहे हैं, बस आप लोग ये ध्यान रखें कि डेली बेसिस पर क्लासेस को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। ठीक है, एक समय सीमा तय कर लीजिए कि हमें इस टाइम पर ये क्लास को फॉलो करना है। आपको ये 5 बजे सुबह प्रतिदिन वीडियो मिलता है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। एक टाइम निर्धारित कर लीजिए और उस टाइम शेड्यूल के अनुसार आप इसे फॉलो कीजिए। चलिए तीसरे प्रश्न पे हम आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस की वैश्विक निगरानी व मूल्यांकन के लिए किस नाम से एक वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खबरों में है। तो इस नेटवर्क लैब का जो नाम है या फिर लैब नेटवर्क का जो नाम है, यह है कोविनेट, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कोविनेट नाम से एक नया लैब नेटवर्क लॉन्च किया है। यहाँ पर हम इस पहल के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य SARS-CoV-2, MERS-CoV आदि कोरोना वायरस का पता लगाने, निगरानी और मूल्यांकन के लिए वैश्विक क्षमताओं को बढ़ाना है। दरअसल कोरोना वायरस का जितना भी टाइप है, एक प्रकार से उसका मॉनिटरिंग करने के लिए, उसे मतलब कह सकते हैं उसकी निगरानी करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए अपनी जो क्षमता है पूरी दुनिया में बढ़ाने की दिशा में ये नया लैब नेटवर्क को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है कोविनेट, और ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए ये तो बातें इससे जुड़ी हुई है ही, हालांकि कुछ बातें और भी निकल कर आएंगे तो हम आपको जरूर बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका नाम क्या है, किसके द्वारा शुरू किया गया, इसका कार्य उद्देश्य क्या होगा। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। देखिए कोरोना वायरस के काल में एक प्रकार से हम ऐसा इसलिए भी बोल रहे हैं कि ये जो समय था ये बहुत ही खराब समय था पूरी दुनिया के लिए।
तो ऐसे में जिस प्रकार से हम लोगों ने लॉकडाउन वगैरह को देखा है, मतलब जिस प्रकार से चीज़ें हो रही थी, बहुत ही मतलब पहली-पहली बार ऐसा था और थोड़ा-सा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा था। थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। तो एक झलक हम वो सारे तथ्यों को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से ख़ास करके कोरोना वायरस से जुड़े हुए बेसिक से फैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए कोरोना वायरस जो है ये पहली बार चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में पाया गया था। ये तो सभी लोग जानते हैं वुहान शहर में शायद ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा कौन-सा एग्ज़ाम लेकिन मैंने ये प्रश्न कहीं देखा था, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और आपको ध्यान रखना इस प्रांत का नाम है हुबेई प्रांत, यहीं का एक वुहान शहर है, यहीं पर लैब में ये पहली बार पाया गया। और यहाँ पर आगे पॉइंट में देखिएगा डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी 2020 को कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था और 11 मार्च 2020 को कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया। अच्छा यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं हुबेई प्रांत में जो वायरस मिला था और ये वायरस मिलने के बाद जो ये खबरों में आई, वर्ल्ड मीडिया में जो निकल कर सामने आई, तो उस समय जो वो दौर था वो था खास करके मान के चलिए 2019 जो साल था वो अंत हो रहा था। ठीक है, तो अंतिम दिनों में 2019 का अंतिम दिनों में ये चीज़ें निकल कर सामने आई थी और इसी के फलस्वरूप लास्ट में जब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया था डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को। और भारत के संदर्भ में बात करें तो कोविड-19 अच्छा 19 इसे क्यों कहा गया? क्योंकि 2019 में ये वायरस फैला था, तो इसीलिए कोविड-19 इसे नाम दिया गया। तो इसकी पहली स्वदेशी वैक्सीन जो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत की, एक सेकंड यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिस टाइपिंग हुआ है। तो भारत में पहली कोविड-19 जो वैक्सीन थी स्वदेशी वैक्सीन, अच्छा यहाँ पर स्वदेशी शब्द हमने प्रयोग किया है। ठीक है, तो भारत की ही बात कर रहे हैं तो कोविड-19 की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया था। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और भारत में कोरोना टीकाकरण की जो शुरुआत हुई थी ये 16 जनवरी 2021 को हुई थी। ठीक है, तकरीबन बहुत दिनों के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? IRAH यानी कि इराह क्या है? तो यह एक प्रकार का AI आधारित फ़िल्म है। तो विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भारत का पहला AI आधारित फ़िल्म है। ये ध्यान रखिए। यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा कि इराह भारत की पहली AI आधारित फ़िल्म है, जिसका ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया, जिस वजह से ये खबरों में है। हालाँकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि कोई फ़िल्म रिलीज़ हुआ तो उसका नाम आपको याद रखना ही ज़रूरी है। दरअसल यहाँ पर इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी का जो समय है ये एआई का समय है, यानी कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का समय है। तो ऐसे दौर में एआई से जुड़ा हुआ कार्य अगर किसी क्षेत्र में होता है, तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये पहली बार है कि इस तरह की फ़िल्म बनी है, तो इस लिहाज से आपको ये चीज़ें याद रखना चाहिए, ठीक है? और इस फ़िल्म के जो प्रमुख कलाकार हैं, उन्हें आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए सिनेमा जगत की बात हो रही है, फ़िल्मों की बात हो रही है, तो सिनेमा जगत को एक झलक हम लोग देखते हैं, जहाँ से एक बेसिक सा जो प्रश्न निकल कर आता है, हालाँकि कई बार रिपीट भी हो जाते हैं इस तरह के प्रश्न, इसे ध्यान दीजिएगा। 1907 में कोलकाता में भारत का पहला सिनेमा हॉल स्थापित किया गया था, जिसका नाम था चैपलिन सिनेमा या फिर एलिफिस्टन पिक्चर पैलेस। ये ध्यान रखिए, भारत की पहली फ़िल्म 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक म्यूट फ़िल्म थी। जो एक प्रकार से कन्वर्सेशन होता है, वो चीज़ें इसमें नहीं थी, ये ध्यान रखिए। और उसके बाद अगली फ़िल्म की बात करें, यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो प्रथम बोलती फ़िल्म जिसमें मतलब कन्वर्सेशन हुआ था, ये 1931 में बनी थी। इस फ़िल्म का नाम था आलम आरा। पहली भोजपुरी फ़िल्म, दरअसल बिहार की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो ये भी ध्यान रखिए, 1963 में ये पहली भोजपुरी फ़िल्म बनी थी, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े वो। और बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म 1930 में बनी थी, जो कि है छठ मेला इस फ़िल्म का नाम। फिलहाल यहाँ से इतनी सारी बातें ध्यान रखिए और फ़िल्म जगत में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं अब तक, मतलब रिसेंटली अगर हम बात करें पिछले साल और इस वर्ष भी, खास करके ऑस्कर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बतलाया है और कंटिन्यू हम चीज़ें आपको इस सीरीज में बतलाते रहते हैं, ठीक है? आज हम इसको स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पाँचवाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? अच्छा, फ़िल्म अवार्ड की बात करें तो हम आपको इस तरह की जानकारी पोस्ट के माध्यम से भी साझा करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, तो डेली-डेली अगर इसे बताया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस वजह से आप लोग क्लासेस को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि पर जो सोशल मीडिया अकाउंट है बीपीएससी मेकर का, आप वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी पोस्ट होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, वो आपको दिया जाता है।
अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है कि नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर डी, यानी कि सीताराम मीना। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आपको इसको लेकर जानकारी दे दूं कि सीताराम मीना को हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब तक वे विदेश मंत्रालय में निदेशक थे, यानी कि डायरेक्टर थे, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। आइए अब इसको लेकर कुछ चीजें हम और भी देखते हैं। दरअसल बात यहाँ पर हो रही है नाइजर की, जो कि एक अफ्रीकी मूल का देश है, और ऐसे में कुछ बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। दरअसल भारत ने मई 2009 में नाइजर की राजधानी नियामी में अपना दूतावास स्थापित किया था। अच्छा, एक चीज मैं पुनः से यहाँ पर रिपीट कर दूं कि जो चीजें खबरों में है, अब बीपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न को ध्यान रखेगा, जो चीजें खबरों में है उनसे जुड़े हुए कुछ अहम पॉइंट पूछे जा रहे हैं, चाहे वो पॉइंट 5 साल पुराना, 10 साल ही पुराना क्यों ना हो। इस तरह के प्रश्न अब आप बदलते हुए पैटर्न में देख रहे होंगे, तो इसीलिए हम इस तरह की चीजें आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आपको हेल्प हो, दूसरे सोर्स पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं हो। इस सीरीज के तमाम पीडीएफ को आप बीपीएससी मेकर ऐप से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बीपीएससी मेकर का नाम थोड़ा चेंज हो चुका है, बीएम ऑनलाइन लर्निंग नाम है। आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और फिर उसके बाद 2011 में देखिए यहाँ पर वही पॉइंट लिखा गया कि नाइजर ने नवंबर 2011 में नई दिल्ली में, देखिए नवंबर 2011 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला था। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नाइजर की बात करें तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी पहली नाइजर यात्रा के दौरान जनवरी 2020 में, जो यहाँ की राजधानी है नियामी में, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था, जो कि ये भव्य आकृति को आप यहाँ पर देख सकते हैं। महात्मा गांधी इंटरनेशनल या फिर कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये कहाँ पर है, तो नाइजर की राजधानी नियामी में। चलिए अब यहाँ पर अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न आप सेट में देखेंगे बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह रोम में आयोजित किया गया। बताएं कि किसके प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। अच्छा, ये प्रश्न जो पूछा जाता है किस प्रकार से, पहले के समय में जो पूछा गया है एग्जाम में कि मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र 2023 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया, 1991 को जल वर्ष, 92 को ये वर्ष वो वर्ष, मतलब इस तरह से चीजें आपने देखा होगा, शायद इस तरह का एग्जाम में पूछा भी गया एक दो बार, जल वर्ष के बारे में पूछा गया था। तो ये मतलब चिन्हित करता है, उसे सूचित करता है एक प्रकार से, मतलब कर सकते हैं नोटिफाई कर दिया जाता है कि 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया जा रहा है। तो इसके लिए अभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसके लिए जो प्रस्ताव भेजा था वो भारत ने ही भेजा था संयुक्त राष्ट्र को, जिसके बाद से वर्ष 2023 को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये भारत होगा। तो 2023 को ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। तो अब यहाँ पर आइए इसको लेकर चीजों को हम देखते हैं कि भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था, और संयुक्त राष्ट्र के इस पहल को 70 से अधिक देशों ने उस समय समर्थन भी दिया था। देखिए अगला पॉइंट है कि 29 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन ने रोम इटली में, जो कि रोम इटली की राजधानी है यहीं पर स्थित, अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया। तो जिस वजह से ये खबरों में आया और यही प्रश्न को रिलेट करते हुए हमने यहाँ पर इसका प्रस्ताव को लेकर के प्रश्न सामने रखा है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बाजरा की बात करें तो मोटे अनाजों की श्रेणी में इसे रखा जाता है, ये चीजें ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा, जो बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पर एफएओ की, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन की, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि वैश्विक खाद्य और कृषि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। दरअसल आपको ये भी ध्यान रखना है कि एफएओ की स्थापना की स्मृति में विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहां से इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मियामी ओपन पुरुष सिंगल्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो इनका नाम है जानिक सीनर, जो कि इटली के रहने वाले हैं। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि 17 से 31 मार्च 2024 तक आयोजित मियामी ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब इटली के जानिक सिनर ने अपने नाम किया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। उन्होंने बुल्गारिया के
ग्रिगोर दिमित्रोव को पराजित कर इस खिताब को अपने नाम किया है। इसके साथ ही वे मियामी ओपन जीतने वाले पहले इटालियन बन गए। अच्छा, इससे जुड़े हुए कुछ और भी पॉइंट है वो देख लीजिए कि इससे पहले 2021 और फिर 2023 में मियामी ओपन के उप विजेता रहे थे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जानिक सिनर की, यानी कि इनकी। ठीक है, तो अभी पहली बार 2024 में ऐसा हुआ है कि मियामी ओपन का खिताब जीता है और ये खिताब जीतने वाले पहले इटालियन बने हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस वर्ष 2024 में उनका ऑस्ट्रेलियन ओपन और रॉटरडैम ओपन के बाद यह तीसरा खिताब है। बात यहाँ पर हो रही है जानिक सिनर की। अगला पॉइंट यहाँ पर है इसी से संबंधित, यहाँ पर कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने 2024 मियामी ओपन टेनिस पुरुष युगल का खिताब जीता। इन दोनों की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। तो ये यहाँ पर ध्यान आप लोग रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे तथ्य। अच्छा, यहाँ पर आप नजर डालिएगा, एक शब्द आपको दिख रहा होगा, एक देश का नाम हमने लिखा है बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया को लेकर के एक चीज आपको हमने बतलाया था, आई थिंक आपको याद होगा। दरअसल बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को दिया गया था, जो कि उनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। तो चीजों को जब आप चेन बना के याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और हमें एक एक पॉइंट याद रहता है, हमने कहाँ पर कौन सी चीजें पढ़ाया है। समझिए कि 6 से 7 घंटा लगता है कंटेंट लिखने से लेकर वीडियो बनाने तक और आपको कंटेंट पहुंचाने तक। तो इतना मेहनत लगता है और आप लोग 30 मिनट निकाल के वीडियो को अच्छी तरह से जरूर देखिए। निश्चित तौर पर आप अपने एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर सेक्शन में। अगर 30 प्रश्न पूछा जाएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि 30 में आपका 100% 29 सही होगा, ये वादा है आपसे। ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए बिहार का, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरे करंट अफेयर्स के कर सकते हैं तथ्यों पर, घटनाओं पर हमारी नजर होती है, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। ये चीजें यहाँ से ध्यान आप लोग रखिएगा। और जो बात हम लोग कर रहे थे ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, ये बीपीएससी ट्री एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना था। चलिए, 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि राजस्थान। अब आपको बता दूं कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति आयोजित किया गया। और आयोजन तिथि की बात करें तो 1 से लेकर 10 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल को शुरुआत हुई है, 10 अप्रैल को इसका समापन होगा। और ये भारतीय वायुसेना का ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, ये ध्यान रखिए। और यह 10 दिवसीय युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के करीब 10,000 से अधिक वायु सैनिक भाग लेने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इस युद्धाभ्यास की या फिर इस अभ्यास की, तो गगन शक्ति अभ्यास हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। पिछली बार 2018 में आयोजित किया गया था। और भारतीय वायुसेना ने 2 चरण के हवाई युद्धाभ्यास के दौरान पिछले संस्करण में 11,000 से अधिक उड़ानें भरी थी। ये चीज ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है भारतीय वायुसेना का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य के बिहू ढोल, जापी और सारथेबारी बेल धातु शिल्प सहित 6 उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये सभी जो उत्पाद हैं ये संबंधित है कहाँ से, यही एक्चुअली प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि असम। आइए वो कंप्लीट सूची देख लेते हैं। देखिए, असम का जो भी उत्पाद को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, असम बिहू ढोल, असम जापी, सारथेबारी धातु शिल्प, पानी मेटेका शिल्प, मिसिंग टाट जो कि एक हस्तकरघा है, और उसके बाद यहाँ पर अगला है एक असरिकांडी के उत्कृष्ट टेराकोटा। ये इसको मतलब इन सभी को कुल मिलाकर जीआई टैग दिया गया है। हालांकि हमने जानकारी आपको दिया था पिछले महीने भी, मार्च 2024 में, जो खास करके प्रमुख उत्पादों को जीआई टैग दिया गया वो कंप्लीट सूची यहाँ पर दर्शाया गया है। कल भी हमने आपको बताया था। हालांकि ये तो रही बात यहाँ पे मार्च 2024 की, लेकिन अभी रिसेंटली और भी कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। कल इसकी चर्चा हमने किया था कि त्रिपुरा के खास करके यहाँ पर जो त्रिपुरेश्वरी मंदिर है, इसका पेड़ा जो प्रसिद्ध प्रसाद है, और यहाँ की आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रुगनाई पचरा को जीआई टैग दिया गया। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर आप तस्वीर में देख रही है सांची क्राफ्ट, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश का, जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। तो ये चीजें जीआई टैग से संबंधित है। और जीआई टैग को लेकर हमने जानकारी ऑलरेडी दे दिया है। किसी वस्तु को 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है, और इसका रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है या फिर रजिस्ट्रेशन का जो मुख्यालय है ये चेन्नई तमिलनाडु में है। और बिहार को आखिरी बार अप्रैल 2023 में जीआई टैग मिला था मरचा चावल को, जो कि मरचा चावल कृषि कैटेगरी में खास करके बिहार से अगर हम बात करें तो ये छठा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है।
ये चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करके अपनी योग्यता हासिल कर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? इनका नाम क्या है, ये पूछा गया। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर की रहने वाली है। आइए आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2024 को फुकेत थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन, शॉर्ट में कहा जाता है IWF विश्व कप में मीराबाई चानू सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करके अपनी योग्यता हासिल की है। और इसके साथ ही मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर गई है। आप यहाँ पर इस प्रतियोगिता की जो अभी हाल ही में यहाँ पर आयोजित हुआ है फुकेत में, ये तस्वीर को आप देख सकते हैं। बात यहाँ पर हो रही है मीराबाई चानू की। तो मीराबाई चानू ने, अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल हासिल किया था। और ये जानकारी हम आपको इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ओलंपिक खेलों में ये दूसरा पदक था रेसलिंग में भारत के नाम। पहला पदक अपने नाम किया था कर्णम मल्लेश्वरी ने। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन है? यह है मीराबाई चानू। यही बात अभी हम आपको बतला रहे थे। दरअसल सिडनी ओलंपिक खेल 2000 में जो आयोजित हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक पदक जो कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और ये पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी भारत की। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखें। इन्हें आप यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी को तस्वीर में देख सकते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक अपने नाम किया था और इस प्रकार से पहली महिला बनी थी रेसलिंग में पदक जीतने वाली। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेसलिंग में ओलंपिक की यहाँ पर बात हो रही है, तो पदक जीतने वाली ये दूसरी महिला कौन है? मीराबाई चानू। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें गोल्ड मेडल रेसलिंग में भारत को अब तक नहीं आया है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न आपके समक्ष है। जुठित सुमी नवाज तोलुका, ये नाम थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा अटपटान है। ये किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जुठित सुमी नवाज तोलुका। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी, यानी कि कांगो। हालांकि कांगो की बात करें तो महिलाओं को लेकर जिस प्रकार से चीजें अभी घटित हुई है, सामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इनका नाम क्या है? तो जुडिथ सुमिनवा तुलुका 1 अप्रैल 2024 को अफ्रीकी देश से कांगो की पहली प्रधानमंत्री बनी और यहाँ की जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं फेलिक्स सेसिकेदी, इन्होंने इन्हें नियुक्त किया। तो ये चीजें यहाँ से संबंधित है। अगला 12वां प्रश्न है कि संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में संयुक्त रूप से भारत के साथ काम करने के लिए किस देश ने सहमति जताई है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि नेपाल। नेपाल इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अब यहाँ पर आज का हमारा प्रश्न है कि बताएं कि बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया? तमाम जानकारी आपको दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।